स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सत्ता के नए केंद्र में इंडिया के बारे में। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि इंडिया किस तरीके से एक उभरती हुई शक्ति है, एक किस तरीके से एक महाशक्ति के रूप में उभर रही है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 कह ले आप, या जो अभी चैप्टर नंबर का जो क्रम है वो चेंज हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग लगभग चैप्टर नंबर 3 में हम इसको शामिल करते हैं। बस आप चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग ही सभी चैप्टर को समझे। ठीक है, तो सत्ता के नए केंद्र में हम चैप्टर को समझने वाले। तो देखिए, सत्ता के नए केंद्र की हम बात करें तो अभी तक हम लोगों ने इसमें बहुत सारे संगठनों की बात कर ली है, जिसमें मैंने आप लोगों को यूरोपीय संगठन, ठीक है, यूरोपीय जो संघ है, इसके अलावा आसियान के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, सार्क के बारे में अलग से वीडियो बना दिया है। देश की अगर हम बात करें, चीन, इजराइल, रूस, इन तीनों ही देशों की वीडियो बना दी है। ठीक है, तो इस तरीके से लगभग 8 वीडियो मैं इस चैप्टर के ऊपर बना चुका हूँ और ये 9वीं वीडियो है जिसमें हम इंडिया की बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मैप के थ्रू इंडिया को समझने की कोशिश करते हैं। सो हम वर्ल्ड के मैप में आ चुके हैं और यहाँ पे आपको इंडिया दिख रहा है, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो इसके आसपास बहुत सारे इसके पड़ोसी देश है जो कि कुछ खतरनाक देश भी है, जैसे कि आप ऊपर पाकिस्तान को देख सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा शीत युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, मतलब हमेशा युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। ऊपर अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान भी एक तरीके से पड़ोसी देश ही माना जाता है, लेकिन वैसे अभी इसकी कोई भी सीमा इंडिया के साथ नहीं लग रही है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि ये जो पीओके वाला भाग है उसको हम लोग इंडिया का ही पार्ट मानते हैं। अगर पीओके वाला जो भाग है वो अगर भारत में शामिल हो जाता है तो अफगानिस्तान का बॉर्डर भी इंडिया से टच करेगा। इसके अलावा आप नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ हमारे अच्छे संबंध शुरू से ही है ना, इसके साथ कोई भी तनातनी नहीं रहती है। लेकिन दूसरी तरफ हम चाइना की बात करें तो चाइना के साथ हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं है। और आपको पता है कि चाइना के साथ 1962 में युद्ध भी हो चुका है जिसमें हम हार गए थे, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, इधर आपको बांग्लादेश दिख रहा है। बांग्लादेश जो है एक समय पे पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो 2 भागों में बना था। पश्चिमी पाकिस्तान, ये जो इस समय का पाकिस्तान है, और ये जो बंगाल को काट के बना था वो आपका पूर्वी पाकिस्तान था। लेकिन 1971 में क्या हुआ, ये एक तरीके से बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बन गया था, है ना। और इसके अलावा आपको दिख रहा होगा म्यांमार, तो म्यांमार भी जो है वो हमारा एक पड़ोसी देश है। ऊपर आपको भूटान दिख रहा होगा, ठीक है। नीचे में अगर हम बात करें तो नीचे श्रीलंका आपको दिख रहा है। तो ये सब हमारे पड़ोसी देश है। ये इंडिया का एक तरीके से लोकेशन है, इंडिया का कि जो पड़ोसी देश है हमने उसकी बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स में हम बताएंगे जिससे कि ये बात को हम समझा सकते हैं कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ भारत की विशेषता के पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं। अगर आप जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे ना, तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है ना। सबसे पहले नंबर पर चाइना है। अब 21वीं सदी में ऐसा माना जा रहा है कि जो भारत है वो एक तरीके से बहुत तेज़ गति से क्या करेगा, विकास करेगा और वैश्विक शक्ति के रूप में उभर के सामने आएगा, क्योंकि भारत ने कुछ ऐसी नीतियाँ बनाई है जो इस बात को दर्शाता है कि वो एक तरीके से विश्व शक्ति के रूप में उभर के सामने आएगा, है ना। अगर हम इसकी जनसंख्या की बात करें तो 135 करोड़ से भी अधिक इसकी जनसंख्या है। और भारत की जो संस्कृति है, अगर हम आर्थिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्थिति देखें तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब भारत की विशेषता में बताएंगे। अब हम आगे बात करते हैं भारत की आर्थिक शक्ति, ठीक है ना। भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो भारत ने क्या रखा है, 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है, ठीक है ना। और इसके अलावा ये इस बात को दर्शाता है कि आगे चल के जब हमारा मतलब भारत है वो उसकी अर्थव्यवस्था और ज़्यादा मजबूत होने वाली है और ज़्यादा शक्तिशाली होने वाली है ना। एक विशाल प्रतिनिधि व्यापार केंद्र है भारत। क्या है, एक व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। वैश्विक बाजार की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा बाजार भी भारत में मौजूद है, जो क्या करती है, वैश्विक जो शक्तियाँ है या वैश्विक कंपनी है, दूसरे देशों की जो कंपनियाँ हैं उसको भारत आकर्षित करती है। इसके अलावा संपूर्ण विश्व की हम बात करें तो लगभग 200 मिलियन भारतीय प्रवासी निवास करते हैं, दूसरे देशों में निवास कर रहे हैं, है ना। और आप देखेंगे कि बहुत सारे भारतीय लोग जो है वो किसी दूसरे देश में जाके वहाँ पे बहुत अपना विकास भी कर रहे हैं और अच्छे पोस्ट पे है ना। जैसे कि गूगल के सीईओ की हम बात कर लेते हैं, सुंदर पिचाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले एक तरीके से कर्मचारी है वो। तो वो कहाँ से है, इंडिया से। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके सीईओ है जो है वो इंडिया से ही है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि भारत हर फील्ड में आगे है, ठीक है।
इसके अलावा भारत की जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति आपको पता है कितनी ज़्यादा प्राचीन संस्कृति है, और ये भारत की संस्कृति भी कहीं ना कहीं हमें क्या करती है, एक तरीके से एक विशेष महत्व पूरे विश्व राजनीति में एक विशेष महत्व प्रदान करती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप भारत की आर्थिक शक्ति में बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं भारत की सैन्य शक्ति की। ठीक है, तो भारत की अगर हम सैन्य शक्ति की बात करें तो इसके पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। ठीक है, भारत एक परमाणु संपन्न देश है, इसके पास परमाणु हथियार है ना। परमाणु संपन्न देश लगभग 8-9 देश है जिनके पास परमाणु हथियार है, उसमें से हमारा देश भी है। ठीक है, और आधुनिक हथियार से संपन्न है, मतलब इसके पास, भारत के पास क्या है, हमारे देश के पास क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आधुनिक हथियार है, जिससे कि कोई भी देश हमारे ऊपर हमला करने से पहले 4 बार सोचता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप बता सकते हैं सैन्य शक्ति के रूप में भारत के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने क्या कुछ किया है। अभी जैसे कि आपको पता है कि भारत ने मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही प्रौद्योगिकी तकनीक के विकास को बढ़ावा दिया। जो चीज़ें हम दूसरे देशों से एक तरीके से मंगाते थे, जो प्रौद्योगिकी हम दूसरे देशों से, जो तकनीक हम दूसरे देशों से लिया करते थे, मेक इन इंडिया के तहत हम क्या कर रहे हैं, उसको अपने देश में ही बना रहे हैं। इससे क्या होगा, भारत आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा, है ना। इसके अलावा आप इसरो का नाम सुने होंगे, है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, आपको पता है ये। तो ये क्या काम करता है, जितने भी तकनीकी संबंधित जो भी खोज है या फिर अंतरिक्ष से जुड़ी जो भी परियोजनाएं हैं, उसको चलाने का काम इसरो ही करती है, जो कि भारत की एक तरीके से कह दो कि रिसर्च सेंटर कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, संगठन कह सकते हैं, जो कि सारे अनुसंधान संबंधित काम इसरो ही करती है। आपको पता है कि जो मंगलयान को सबसे सस्ता, सबसे मतलब कम खर्चे में मंगलयान को जो भेजा था वो इसरो ने ही भेजा था। तो ये आप विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में ये सारे पॉइंट्स आप बता सकते हैं। तो ये इंडिया के बारे में था। वैसे ज़्यादा कुछ आपके बुक में भी जो भी नया जो मटेरियल आया है एनसीईआरटी का, उसमें कोई खास जानकारी इंडिया के बारे में नहीं दी गई, बस थोड़ी बहुत जानकारी उसमें दी गई है। तो वहीं से मैंने जानकारी ये सारी ली है और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो तैयार किया है। सो दोस्तों, आगे इस चैप्टर के ऊपर एक और वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें हम जापान और कोरिया, दक्षिण कोरिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।